नमस्कार। एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम जो ट्रांसफार्मर के तथा साथ ही जो प्रारंभिक विद्युत है उसके अपन टॉपिक के जो टॉपिक अपन ने पूरे कर चुके थे और उनके बाद में जो उनके जो जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अपन पढ़ रहे थे। तो जो कुछ क्वेश्चन है वो तो अपन ने अभी तक डिस्कशन कर लिए। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर है, अपना जो ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक अपन ने पूरा किया था उसके जो क्वेश्चन है। अब तक मैंने 30 क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू पूरे सॉल्व करवा चुका हूँ। और उन इन जितने भी लगभग 150 क्वेश्चन है वो उनकी मैंने पीडीएफ अभी तक मैंने जो 150 क्वेश्चन है उन्हीं की पीडीएफ डाली है। और जैसे ही मैं 150 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वीडियो है उसको कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट है, क्योंकि जो अपन जो ट्रांसफार्मर के टॉपिक पढ़ रहे थे मैंने तब आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर के जितने भी टॉपिक हैं उसके लगभग 200 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आज का जो 30 तक अपन ने कर लिए थे, तो आज अपन है अपना क्वेश्चन है 31 नंबर का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि जो 50 हर्ट्ज है, ये जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है और कहाँ पे है, और या इससे कम भी हो सकती है क्या, या ये इससे ज़्यादा कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये होती किसकी है। तो ये जो अपनी ये होती है जो 50 हर्ट्ज है, ये है पहले तो ये है आवर्ती। और ये है हर्ट्ज, इसका जो होता है मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको एच डेड से लिखा जाता है। और ये आवर्ती किसकी होती है, एसी की होती है, अर्थात जो एसी अल्टरनेटिंग करंट या जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसकी जो है आवर्ती है वो होती है 50 हर्ट्ज। और अगर अपन बात करें डीसी की, तो डीसी की होती है शून्य शून्य फ्रीक्वेंसी होती है। ध्यान रखना, डीसी की अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपको सिर्फ सीधा यही जवाब देना है कि जीरो होती है, अर्थात डीसी के अंदर उसकी आवर्ती नहीं होती। क्योंकि आवर्त क्या होता है, आवर्त होता है कि जो एक जो है ऐसे ये अपने ग्राफ बनाया था जिसके अंदर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो डीसी के अंदर तो ये सीधा ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे चलता है, अर्थात एक ही दिशा के अंदर चलती है। और जो अपनी एसी है उसके अंदर ये जो एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसा करके जो एक पूरा ये चक्कर एसी है वो एक पूरा जो चक्कर जितने समय के अंदर करती है, ये जो आवर्त बोलते हैं इसको, जो चक्कर होता है ये एक गोलाकार पथ बन जाता है। क्योंकि इसको इस साइड ऐसे करें तो एक गोलाकार हो गया, अतः जो एक इसने जो एक पथ है इसको कितने समय के अंदर, या जो इसने एक आवर्त है इसको ये इतनी जो रास्ता पार किया इसको आवर्त बोलते हैं। ये आवर्त को कितने समय में किया, तो ये इसका हो गया जो आवर्त काल होता है। जो आवर्त काल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये जो आवर्त काल होता है एसी के अंदर ही होता है, क्योंकि एसी प्लस से माइनस में और एक जो आवर्त है उसको पूरा करती है और डीसी इसको पूरा नहीं करती, इसलिए डीसी के अंदर शून्य आवर्ती होती है। तो जो अब 50 हर्ट्ज की जो आवर्ती है ये अपने कहाँ पे होती है, इंडिया के अंदर होती है। और बात करें 50 हर्ट्ज से अधिक, जैसे कि 60 है, 60 हर्ट्ज किसकी होती है, 60 हर्ट्ज। तो जो 60 हर्ट्ज है ये होती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज होती है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि जो 50 हर्ट्ज पर जो किसी ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन की जो मोटाई की जो परास होती है, जो अर्थात जो लेमिनेशन किया जाता है उसकी मोटाई परास कितनी रखी जाती है। तो जो लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो होती है 0.35 mm से लेकर 0.50 mm तक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानि होती है हिस्टैरिसीस हानि, जो किसके अंदर आती है, जो अपनी लो हानि होती है उसी के अंदर जो हानि है हिस्टैरिसीस हानि, या जिसको अपन बोल सकते हैं सेथिल्य हानि भी बोलते हैं इसे, सेथिल्य हानि होती है का। सेथिल्य हानि का जो मान है वो लोड से फुल लोड तक, सॉरी नो लोड से फुल लोड तक जो मान कितना होता है, अर्थात जो हिस्टैरिसीस हानि है नो लोड से फुल लोड तक कितना होता है, अर्थात स्टार्टिंग से जब जैसे जैसे फुल लोड हो जाता है तब कितना होता है। तो नो लोड के अंदर तो 1%, 1 से
3% तक जो है इसका हिस्टैरिसीस लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। 1 से 30% होता है, कब? नो लोड से फुल लोड तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 33। यदि जब ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को मैंने जब ट्रांसफार्मर की बात की थी तब मैंने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आपको डिटेल से बताया था, तो आप वहाँ पे जाकर उसको आप पढ़ सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है या इनपुट बटा आउटपुट है, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका जो मान है अधिक होता है, जब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होता है तो उसकी जो आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन का मान जब अधिक होगा ना, तो ध्यान रखना कि जो अपना आउटपुट है उसके ऊपर जो कम होगा, आउटपुट क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत मशीन होती हैं। विद्युत मशीनों के अंदर लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग किसको घटाने के लिए किया जाता है? या ध्यान रखना, जो लेमिनेटेड क्रोड होती हैं, लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग किस, जहाँ भी लेमिनेशन की बात होती है, जो वैद्युतिक मशीनें होती हैं, जितनी भी वैद्युतिक मशीनें हैं उनके अंदर अगर लेमिनेशन की जो बात आई कि लेमिनेशन जो क्रोड होती हैं उनको लेमिनेशन किस कारण किया जाता है, तो लेमिनेशन की बात आते ही ध्यान रखना कि जो अपनी एडी करंट धारा होती है, एडी करंट धारा को कम करने के लिए उसको लेमिनेटेड किया जाता है, या जिसको अपन बोलते हैं भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि एडी करंट लॉस को अपन बोल, इंग्लिश में एडी करंट लॉस होता है और हिंदी के अंदर से है जो निमी पैटर्न है उसको अंदर अपन इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। उसके बाद में वोल्टेज नियमन, जो प्रतिशत वोल्टेज नियमन है वो कितना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL। इसमें जो एन है नो और एल है लोड, नो लोड के अंदर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज बट अपॉन फुल लोड वोल्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रयुक्त सिलिका जेल, जो अपनी सिलिका जेल है अपन काम में लेते हैं, जो सिलिका जेल नमी सोखने की जो क्षमता खत्म हो गई, अगर सिलिका जेल है उसकी नमी सोखने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, अर्थात एकदम से वो है नमी पूरी तरीके से वो नमी को सोख चुकी है और उसे पुनः उपयोग बनाने के लिए, अर्थात अपन उसको काम में ज़्यादा तो नहीं ले सकते लेकिन एक बार अपन उसको उपयोग में लेने के लिए उसको तापमान पर पका कर पुनः काम में लेते हैं, अर्थात जिसको है जो टेम्परेचर होता है उसको ऊपर उसको गर्म करके उसको वापस काम में अपन ले सकते हैं एक बार। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। तो जो सिलिका जेल है इसको अपन एक बार वापस से काम में ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना दी गई आकृति को पहचानिए। ये एक आकृति दी गई है, इसको ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो सिंबल दे दिया, सिंबल एग्जामिनर अपने को सिंबल देता है और ऑप्शन दे देता है कि ये किसका सिंबल है। तो ये जो अपना जो सिंबल है ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर है उसका ये सिंबल होता है, ये यहाँ पे टेपिंग की हुई है ये, और ये है एक वाइंडिंग, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग की होती है उसमें से ही टेपिंग निकाली जाती है, जिससे कि वो दो ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर दो वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। तो टेपिंग के द्वारा टेपिंग निकाल दी जाती है। इसके अंदर अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई प्राइमरी जो कि स्रोत से जुड़ती है, और ये लास्ट जो आगे की जो है वो है सेकेंडरी जो कि किससे जुड़ती है, लोड से जुड़ती है। अगर इसमें जो लपेटों की संख्या प्राइमरी के अंदर लपेटों की संख्या यहाँ पे कम है और यहाँ पे देखो ज़्यादा, यहाँ पे अधिक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कम है दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर ये है यहाँ पे स्टेप, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये इसका। तो क्योंकि सेकेंडरी के अंदर अधिक लपेटों की संख्या है और प्राइमरी के अंदर कम है तो अपने को वोल्टेज ये बढ़ा कर देगा, तो बढ़ा कर देगा तो इसका मतलब स्टेप अप करके देता है। तो ये जो है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर है ये
स्टेप अप प्रकार का होगा। और अगर इसके अंदर प्राइमरी के अंदर जो लपेटों की संख्या अधिक और सेकेंडरी के अंदर कम है तो ये अपने जो है अपना जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अर्थात यह अपने को अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करके देगा, या स्टेप डाउन वोल्ट जो स्टेप अप वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करके अपने को देता है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देता है, सीधा नहीं पूछता। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन उसको थोड़ा घुमा के देता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है। तो जो वास्तविक जो अपना परिणामित्र होता है, जो एक वास्तविक परिणामित्र है उसमें जो घर्षण हानियाँ होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये सिर्फ वास्तविक जो दे रखा है, वास्तविक अर्थात अपना जो वास्तविक ट्रांसफॉर्मर होता है ये सिर्फ घुमाने के लिए जो है अपने को दिया है कि ताकि अगला जो स्टूडेंट है वो कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि यार ये वास्तविक कुछ अलग तो नहीं हो गया। तो इसके लिए वो वास्तविक नाम जो इसका जो वर्ड है वो प्रयोग करता है। तो जो अपना याद पहले तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि जो परिणामित्र होता है, सबसे पहले अपन परिणामित्र स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही पॉइंट पढ़ते हैं कि जो अपना परिणामित्र होता है वो एक स्थितिक युक्ति है, अर्थात जो इसके अंदर घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये स्थिर, इसके अंदर जितने पार्ट्स होते हैं स्थिर होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो यांत्रिक हानियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। इसके बाद जो हानि होती है वो अलग, कोर हानि, लो हानि, सिर्फ वही हानि होती हैं। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो ये जो अपने को पूछा है कि घर्षण हानि, तो घर्षण किस कारण होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो घर्षण होता है वो घर्षण किस कारण होता है। जब कोई ये एक प्लेट लेते हैं, ये लेते हैं और उसके बाद में ऊपर एक या दूसरी प्लेट लेते हैं, तो घर्षण जब होगा जब ये दोनों प्लेट या इनमें से एक प्लेट है, इसके अंदर से जो एक प्लेट है वो गति की अवस्था में, और गति की अवस्था होने के कारण ये दूसरी प्लेट के संपर्क में आएगी। संपर्क के आने के कारण इनके बीच में ये जो वाला भाग है यहाँ पे जो है घर्षण पैदा होगा, या टच होंगे, टच होने से जैसे ये गति करती है तो यहाँ पे टच होगा, टच होने से यहाँ पे घर्षण पैदा होगा, और घर्षण होने के कारण जो हानि होती है वो होती है घर्षण हानि, अर्थात जो घर्षण के कारण हानि उत्पन्न हो गई। तो बात आती है कि जो अपना परिणामी तरह क्या इसके अंदर कोई जो मूवमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण घर्षण भी नहीं होगा। घर्षण नहीं होगा तो हानि है, घर्षण से जो हानि होती है वो कहाँ से होंगी। तो जो इसके अंदर स्थिर स्थिर है सारे पार्ट्स, तो इसके कारण जो अपनी हानियाँ हैं वो होती हैं 0%। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही होगा, अर्थात जो अपना घर्षण हानियाँ है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं होती, अर्थात जो प्राप्त इसका आंसर है वो है डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक आदर्श परिणामित्र है। एक आदर्श परिणामित्र है, ध्यान रखना आदर्श परिणामित्र की बात की है, वास्तविक या फिर जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है, वास्तविक या फिर जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है उसकी बात नहीं की है इसने। खास तौर से ये अपने को ध्यान रखना है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात की है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो जिसके अंदर अपने को क्या हुआ, सुगमता अधिक होती है और जो लॉस होते हैं वो न के बराबर होते हैं, तो वही एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। जबकि हालांकि ऐसा आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, क्योंकि ऐसी ट्रांसफार्मर है उसको ऐसा आदर्श ट्रांसफर हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हानियाँ होती हैं, क्योंकि उसके अंदर लो वाला जो पोर्शन होता है उसके कारण हानियाँ हो जाती हैं। कुछ ज़्यादा ना हो लेकिन कुछ तो होती हैं, जिसके कारण यह आदर्श परिणामित होता नहीं है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कि जो एक आदर्श ट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं परिणामित्र, ये जो है कि उसकी जो प्राथमिक शक्ति है, पावर है, वो कितनी है, 100 वाट है। वाट अर्थात शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होगा। सच क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके साथ साथ अपने को जो उसके मात्रक हैं उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखना कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बीच में जितने भी जो जो है इसके मात्रक होते हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आगे वापस से आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में शक्ति 100 वाट है तथा जो विभव होगा उसका जो अनुपात है 2:1 दे रखा है। जो इसके अंदर जो विभव का मान है जो उसका अनुपात दे रखा है 2:1 है, तो द्वितीय में शक्ति क्या होगी। तो मैंने अभी बताया था कि जो अपना आदर्श
परिणामित्र है इसके अंदर हानियां न केवल अर्थात हानि बिल्कुल भी नहीं होती, अर्थात अपन जिसको जितनी शक्ति या जितनी पावर उसको देंगे वो अपने को सेकेंडरी वाइंडिंग या जिसके लोड के रूप में अपन इसको जितनी देंगे उतनी ही अपन लेंगे। अर्थात इसके अंदर ये जो अनुपात विभव को अनुपात रखा है ये तो सिर्फ वैसे ही घुमाने के लिए पूछा बताया गया है। तो इसके अंदर जो है अपने जो इनपुट जितना देंगे उतना ही अपने को आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है आदर्श परिणामित्र। आदर्श परिणामित्र के अंदर कोई भी हानियां नहीं होती। तो इसके कारण ये जो अपना आंसर है सी, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जो एक परिणामित्र है, जो विशिष्ट परिणामित्र है, जो एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका उपयोग असंतुलित संकेतों अर्थात जो असंतुलित संकेत हैं को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है, वह है एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका उपयोग होता है जो असंतुलित जो होते हैं संकेत उनको संतुलित करने के लिए, संतुलित के अंदर परिवर्तित करने के लिए जो काम में लेता है वह किस प्रकार का होता है। जो बैलून प्रकार का परिणामित्र होता है जिसका उपयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हो गए अब तक के जो वीडियो है, वीडियो के द्वारा, और मैंने पीडीएफ है उनकी 150 की डाल चुका हूँ। जो ये क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो ये पीडीएफ इनकी जो पीडीएफ है मैं उनको लिंक है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी बेहतरीन जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की लेवल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।